नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला पर। हमने पिछले वीडियो में बात की थी अध्याय 6 पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। आज हम बात करेंगे अध्याय 7 वैश्वीकरण यानी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का संधि विच्छेद होता है विश्व प्लस एकीकरण, अर्थात संपूर्ण विश्व को एक करना, यानी विश्व को क्या करना, एक करना। विश्व के सभी देश किसी भी क्षेत्र में अपना विकास करने के लिए अगर उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं और वो सभी देश उसे क्षेत्र में एक हो जाते हैं, ऐसी प्रक्रिया को क्या कहती है, वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब है एक देश है वो दूसरे देश की नीति को क्या कर लेता है, अपना लेता है, यानी अपनी अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ साझा करता है। वही क्या कहलाता है, उदारीकरण। यानी कहने का तात्पर्य है कि विश्व के सभी देश किसी भी क्षेत्र में, यानी किसी भी क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, उनमें क्या करते हैं, उदारीकरण की नीति को अपना लेते हैं और उस क्षेत्र में वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, यानी मिलजुल कर कार्य करते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण कई आधार पर होता है, यानी वैश्वीकरण है वो कई आधार पर होता है। वैश्वीकरण के आधार है जैसे शिक्षा के आधार पर वैश्वीकरण, यानी एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की शिक्षा पद्धति को अपना सकता है। व्यवसाय के आधार पर, यानी एक राष्ट्र है वो दूसरे राष्ट्र के व्यवसाय करने के तरीके, उद्योग स्थापित करने के तरीके, उनको अपना कर भी क्या कर सकता है, वैश्वीकरण। यानी एक देश दूसरे देश की सहायता या सहयोग कर सकता है, जुड़ सकता है एक मंच पर। चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के माध्यम से भी वैश्वीकरण अपनाया जा सकता है। कृषि के आधार पर, यानी कृषि आधारित जो भी पद्धतियां हैं, कृषि आधारित जो भी संसाधन है, उनका उपयोग दूसरे देश यानी संसाधन है उनको खरीद कर, या जो भी कृषि करने के उपकरण है उनको खरीद कर, या अपने उपकरण है वो किसी अन्य देश को देकर वैश्वीकरण में, यानी एक आर्थिक मंच पर क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के आधार पर, यानी वर्तमान क्या है, आधुनिक युग है वो कंप्यूटर का युग है, तो टेक्नोलॉजी के आधार पर भी क्या हो सकते हैं, वैश्वीकरण में एक हो सकते हैं। वैश्वीकरण है वो तीन प्रकार की है। वैश्वीकरण है वो तीन प्रकार की है, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक। यानी वैश्वीकरण आर्थिक आधार पर भी किया जा सकता है, राजनीतिक आधार पर भी किया जा सकता है और सांस्कृतिक आधार पर भी किया जा सकता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत किसी भी देश के लोग दूसरे देश में जाकर क्या क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे व्यवसाय कर सकते हैं। वैश्वीकरण के अंतर्गत एक देश के लोग दूसरे देश में जाकर क्या कर सकते हैं, व्यवसाय, यानी अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं। शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, यानी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी लोग जा सकते हैं। दवायां बनाकर बिक्री कर सकते हैं, यानी अच्छी किस्म की दवायां बनाकर उनकी क्या कर सकते हैं, बिक्री, यानी दवायां बनाकर वहाँ बेच भी सकते हैं। टेक्नोलॉजी संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी जितनी भी वर्तमान में औद्योगिक युग में टेक्नोलॉजी संबंधी जानकारी है उनको अपना कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अनेक क्षेत्रों में अनेकों कार्य कर सकते हैं, यानी अनेक क्षेत्र है उनमें क्या किया जा सकता है, अनेकों कार्य किया जा सकता है। वैश्वीकरण में अनेक देशों के बीच विचारों, यानी अनेक देशों के बीच क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, ऊर्जा संसाधन है उनका भी आदान प्रदान होता है, श्रम आदि का बिना रुकावट हुए प्रवाह होता है। क्या होता है, आदान प्रदान, यानी एक देश से दूसरे देश में क्या होता है, विचारों, संस्कृति, ऊर्जा संसाधन, श्रम आदि का बिना रुकावट हुए प्रवाह होता है, यानी चलता रहता है, अर्थात मुक्त प्रवाह होता है। वैश्वीकरण को भूमंडलीकरण भी कहते हैं तथा ये एक बहुआयामी अवधारणा है, अत्यंत कठिन अवधारणा है, क्योंकि यह सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक घटना भी है। वैश्वीकरण क्या है, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक घटना भी है। वैश्वीकरण के फायदे, यानी वैश्वीकरण के क्या क्या लाभ है, क्या क्या फायदे है। अलग अलग देश की वस्तुएं अब भारतीय बाजार में मिलती है, यानी वैश्वीकरण का फायदा नंबर एक, अलग अलग देश, विभिन्न देशों की वस्तुएं हैं वो क्या होगी, भारतीय बाजार में उपलब्ध होगी। फायदा नंबर दो, युवाओं को कई प्रकार के रोजगार मिलते हैं, यानी वैश्वीकरण के कारण विदेशी कंपनियां भारत में आएगी, अपने उद्योग स्थापित करेगी, तो जिससे क्या होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। पूरी दुनिया का सामान एक बाजार में मिलता है, यानी संपूर्ण दुनिया है
उसका सामान एक बाजार में क्या हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। विकासशील देश है, जैसे विकासशील देशों में बात करते हैं भारत चीन की, को विकसित देश बनने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। यानी जैसे अमेरिका और जापान जैसा मिलने बनने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। तकनीक व शिक्षा का आदान प्रदान होता है, यानी एक देश कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करता है, उस तकनीक का भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है। शिक्षा पद्धति क्या है, शिक्षा ग्रहण करने का तरीका क्या है, इसका भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है। एक देश को दूसरे देश की सभ्यता, यानी जैसे बात करते हैं भारत की सभ्यता है, वो अमेरिका के लोगों को जानने की छूट मिलती है या वो जान पाते हैं। जैसे कोई अन्य देश है, नेपाल है, नेपाल की सभ्यता भारत जान पाता है, संस्कृति को जानने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या आती है, क्रांति। शिक्षा व चिकित्सा के क्षेत्र में क्या आएगी, क्रांति। व्यवसाय के क्षेत्र में क्या मिलती है, बढ़ोतरी, यानी व्यवसाय करने के क्षेत्र है उनमें क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। एक देश को दूसरे देश से अनेक क्षेत्रों में नई नई चीजें सीखने को मिलती है, यानी एक देश को दूसरे देश से अनेकों क्षेत्र है उनमें क्या है, नई नई चीजें सीखने को मिलती है। विश्व के लोगों का आपसी जुड़ा होता है, यानी विश्व के लोग है वो आपस में क्या है, जुड़कर मिलजुल कर रहते हैं। वैश्वीकरण के कारण, यानी वैश्वीकरण किन किन कारणों से हुए, संचार साधन, साधन में जैसे बात करते हैं टेलीविजन, माइक्रोचिप, टेलीफोन, इंटरनेट आदि ने पूरे विश्व को क्या कर दिया, एक कर दिया, यानी जोड़ने का कार्य करने का काम है वो संचार के साधनों ने किया है। जैसे टेलीविजन है, माइक्रोचिप है, या इंटरनेट है, या फिर माइक्रोफोन है आदि ने पूरे विश्व को क्या कर दिया है, एक मंच पर लाने का कार्य किया, यानी जोड़ने का कार्य किया है। प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के कारण आज पूरी दुनिया एक वैश्विक ग्राम बन गई है, यानी प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव के कारण संपूर्ण विश्व आज क्या बन गया है, एक गांव बन गया। जिस प्रकार हम अपने गांव में जाते हैं तो अपना गांव क्या है, अपनापन महसूस होता है, गांव की रौनक की अलग होती है, उसी प्रकार संपूर्ण विश्व है वो क्या बन गया, एक गांव के जैसा महसूस है होने लगा है। पर्यावरण की वैश्विक समस्याएं, पर्यावरण की क्या क्या वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे सुनामी, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, बर्ड फ्लू महामारी, जैसे कोरोना आया तो उसी प्रकार क्या थी, एक बर्ड फ्लू महामारी थी। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना आदि से निपटने के लिए सभी देश क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। यानी पर्यावरण की वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, बर्ड फ्लू महामारी, ग्लोबल वार्मिंग आदि से निपटने के लिए क्या करते हैं, एक देश दूसरे देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूप से क्या करते हैं, सहायता करते हैं। यानी जितनी कोशिश हो सकती है उतनी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, यानी इन समस्याओं का क्या किया जा सके, निदान किया जा सके। साथियों आगे बात करते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं। विशेषताओं की चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारी क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए, यानी आपके पास जितने भी ग्रुप है उन सभी में इस कक्षा को पहुंचा दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें तथा साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली विभिन्न कक्षाओं के बारे में आपको जानकारी हासिल हो सके। चलो साथियों, आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम बात करते हैं वैश्वीकरण की विशेषताएं। वैश्वीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं। मुक्त व्यापार वैश्वीकरण की मुख्य विशेषता है, यानी व्यापार क्या है, मुक्त, किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। वैश्वीकरण के तहत मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी, यानी क्या होगी, कभी मंदी तो कभी क्या होगी, तेजी, तथा महामारी में जैसे HIV, एड्स, एंथ्रेक्स, इन सभी मामलों में वैश्विक सहयोग वैश्वीकरण के कारण संभव है। यानी वैश्विक सहयोग के कारण ही वैश्वीकरण क्या है, संभव है। वैश्वीकरण से देश के बीच आपसी जुड़ाव बढ़ता है, यानी देशों के मध्य आपसी जुड़ाव वो क्या होता है, बढ़ता है। वैश्वीकरण के कारण ही एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश को जानने का मौका मिलता है, जिसके कारण आपसी सहयोग सद्भावना की भावना का विकास होता है। एक देश को दूसरे देश की सभ्यता संस्कृति को जानने का मौका मिलता है।
शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या आती है? क्रांति। यानी वैश्वीकरण के कारण ही शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में क्या आती है? क्रांति आती है। व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, यानी व्यवसाय है वो क्या होगा? बढ़ेगा। एक देश को दूसरे देश से अनेक नई नई चीजें सीखने को मिलती है। शिक्षा, कृषि, तकनीक, व्यवसाय के क्षेत्र में अनेकों प्रकार की नई नई चीजों का ज्ञान मिलता है। वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव। साथियों, बात करते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में क्या आती है? कमी आती है। राज्य अब कुछ ही मुख्य कामों तक अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना, अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। यानी राज्य है वो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अपने आप को बिजी रखता है तथा नागरिकों की सुरक्षा करने में व्यस्त रखता है। यही वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनियां फैल चुकी है, यानी पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय कंपनी फैल चुकी है तथा उनकी भूमिका लगभग हर क्षेत्र में बढ़ रही है। यानी वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी कंपनियां वो संपूर्ण विश्व में क्या हो गई है? फैल गई है और उनकी भागीदारी है वो हर क्षेत्र में बढ़ रही है। वैश्वीकरण ने संचार क्रांति ला दी है। यानी संचार के साधन, अभी हमने पहले चर्चा की है, संचार के साधन जैसे टेलीविजन, माइक्रोफोन, माइक्रोचिप, इंटरनेट आदि में क्या ला दी है? क्रांति ला दी है। विशेषकर इंटरनेट ने तो बहुत ज्यादा क्रांति ला दी है। तथा राज्य संचार के माध्यम से अपने नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा करता है। यानी संचार के साधन है उनके माध्यम से अपने नागरिकों के बारे में सूचना इकट्ठा करता है तथा राज्य की व्यवस्थाओं को सही और प्रभावी तरीके से बनाए रखने में कामयाब रहता है। यानी इन सूचनाओं को इकट्ठा करने के कारण राज्य की व्यवस्थाओं और न्याय व्यवस्थाओं को सही और प्रभावी तरीके से बनाए रखने में क्या रहता है? कामयाब रहता है। इस प्रकार वैश्वीकरण राज्य को मजबूत भी बनाता है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव क्या है? साथियों, बात करते हैं वैश्वीकरण के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव है। जीवन शैली में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी एक देश यानी दूसरे देश की जीवन शैली को देखकर हम भी अपने देश में उस जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं। यानी जीवन शैली में ऊंचे जीवन शैली का क्या होता है? विकास होता है। विश्व के लोगों का आपसी जुड़ाव होता है। यानी विश्व के लोग है वो आपस में क्या करते हैं? वैश्वीकरण के कारण ही जुड़ पाते हैं। यानी विभिन्न देशों के लोग हैं वो वैश्वीकरण के कारण आपस में जुड़ पाते हैं। तकनीक व शिक्षा का क्या होता है? आदान प्रदान। यानी वैश्वीकरण के कारण तकनीक व शिक्षा का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। वस्तु तथा सेवा का प्रभाव होता है। यानी वस्तु का आयात निर्यात किया जाता है। आयात से मतलब है यानी किसी देश से वस्तुओं को खरीदना, और निर्यात से मतलब है कि हम यहाँ अपनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं फिर किसी अन्य देश को वस्तुओं को बेचना। रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, यानी बढ़ता है रोजगार के अवसर। वैश्वीकरण के कारण क्या होगा? व्यवसाय, उद्योग धंधे स्थापित होंगे जिसके कारण रोजगार के अवसर है वो बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और बेरोजगारी क्या होगी? खत्म होगी। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, ये तो क्या थे साथियों? पहले वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव थे, अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। पश्चिमी संस्कृति के फैलाव से, यानी जो वेस्टर्न संस्कृति है उसके फैलाव से, यानी उसके फैलने से स्वयं की संस्कृति का पतन हो गया। यानी वेस्टर्न संस्कृति अपनाने से हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं, रहन सहन को भूल गए हैं, खान पान को भूल गए हैं, पहनावे को भूल गए हैं। देख के दूसरे देश की संस्कृति है उसको क्या कर रहे हैं? अपना रहे हैं। लघु कुटीर उद्योग कमजोर पड़ गए हैं। यानी जो लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित उद्योग थे, वो क्या हो गए? कमजोर पड़ गए। पूंजीपतियों का क्या हो गया? दबदबा बढ़ गए। यानी पूंजीपति लोग हैं उनका दबदबा क्या हो गया? बढ़ गया है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं जबकि गरीब और अधिक है गरीब होते जा रही है। यानी वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव में अमीर लोग है वो क्या है? और अधिक अमीर होते जा रहे हैं। यानी नए नए उद्योग व्यवसाय दूसरे देशों के साथ साझा कर रहे हैं जिसके कारण वो और अधिक अमीर हो रहे हैं। जबकि लघु व कुटीर उद्योग चलाने वाले लोग हैं उनका उद्योग क्या है? ठप हो गया जिसके कारण वो और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव, अब हम बात करते हैं वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है। वैश्वीकरण के कारण अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यानी अलग अलग देशों के बीच में वस्तुओं के आयात निर्यात में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। पहले अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर क्या लगाते थे? प्रतिबंध लगाते थे। यानी दूसरे देश से कोई वस्तु खरीदते उस पर क्या लगाते थे? प्रतिबंध लगाते थे। लेकिन अब ये प्रतिबंध क्या हो गए? कम हो गए। यानी दूसरे देश से खरीदे जाने वाले आयात यानी वस्तुओं पर क्या है? प्रतिबंध कम हो गए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक,
व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाने लगा। इन संस्थाओं में ताकतवर देश का ज्यादा दबदबा है, यानी जो देश जितना अधिक ताकतवर है उस देश का बहुत ज्यादा दबदबा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मुक्त व्यापार अपने अस्तित्व में आया, यानी वैश्वीकरण के कारण ही मुक्त व्यापार है वो अपने अस्तित्व में आया। विकसित देशों द्वारा वीजा नीति लाया जाना जिससे लोगों की आवाजाही पर रोक लग सके, यानी विकसित देशों द्वारा क्या की गई, वीजा नीति अपनाई गई जिसके तहत एक देश के लोग दूसरे देश में जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, वीजा लगवाना पड़ता है, जिससे लोगों की आवाजाही यानी एक देश से दूसरे देश में जाने वाले लोगों की आवाजाही पर क्या लग गई, रोक लग गई। क्योंकि उन विकसित देशों का कहना है कि दूसरे देश से लोग आकर हमारे ही देश के नागरिकों की नौकरी, यानी इन विकसित देशों का कहना है कि जो दूसरे देश से लोग आते हैं वो हमारे देश के लोगों की नौकरी धंधे न हथियार ले, इसीलिए वीजा नीति लाया गया है। यानी दूसरे देश से आने वाले लोग हैं वो उद्योग धंधे स्थापित न कर ले, नौकरी यानी हमारे देश के लोगों की नौकरी धंधे न हथियार ले। आर्थिक वैश्वीकरण से एक बड़े तबके को क्या होगा, फायदा होगा, लेकिन जन कल्याण के लिए सरकार पर निर्भर लोग बदहाल हो जाएंगे। यानी जन कल्याण के लिए जो लोग सरकार पर निर्भर है उनका हाल जो हाल है उससे बेहतर हो जाएगा, यानी बदहाल हो जाएंगे। और मतलब गरीब है वो और अधिक गरीब हो जाएगा, सरकार पर निर्भर रहेगा तो आर्थिक वैश्वीकरण से जो बड़े तबके लोग हैं उनको क्या होगा, बहुत अधिक है फायदा होगा। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण का, यानी कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण का है। चलो साथियों आगे बात करते हैं वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव। विश्व संस्कृति के नाम पर पूरी दुनिया में पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है, यानी विश्व संस्कृति के नाम पर वेस्टर्न संस्कृति पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। हमारे देश की खुद की संस्कृति खत्म हो रही है, यानी हमारे देश की खुद की संस्कृति खत्म हो रही है। ये मिसप्रिंट हो गया है, संस्कृत नाम है, इसको आप संस्कृति कर लेना। आगे बात करते हैं खाने पीने तथा रहने तथा पहनावे के विकल्पों में बढ़ोतरी हुई है, यानी खाने पीने के विकल्पों में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। रहने के विकल्पों में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ साथ पहनावे के विकल्पों में भी क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अर्थात कई किस्म की खान की चीजें यानी खाने की चीजें मिलने लगी, खान की नहीं खाने की चीजें मिलने लगी। अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनने लगे, यानी वेस्टर्न संस्कृति आने के कारण अलग अलग चीजें जो खाने की मिलने लगी तथा अलग अलग चीजें पहनने की मिलने लगी। महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, यानी पश्चिमी संस्कृति आने से महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। रूढ़िवादी परंपरा का क्या हुआ है, अंत हुआ है। रूढ़िवादी जो परंपरा चली आ रही थी प्राचीन समय से उसका क्या हुआ है, अंत हुआ है। विदेशी फिल्मों का चलन हुआ है, यानी बाजार में विदेशी फिल्मों का क्या हुआ है, बहुत अधिक संख्या में चलन हुआ है, चलने लगी है। बात करते हैं भारत और वैश्वीकरण। आजादी के बाद यानी आजादी के बाद भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करने या कम करने की नीति अपनाई। यानी आजादी के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बिल्कुल कम तथा प्रतिबंध करने की नीति अपनाई तथा अपने घरेलू उत्पादों पर बल दिए, यानी जो घरेलू उत्पाद तैयार किए जाते थे उन पर भारत ने अधिक बल दिया ताकि भारत क्या बन सके, आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सके। घरेलू उत्पाद तैयार करके ही भारत क्या बन सकता है, आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है। 1991 में जो 1991 में वित्तीय संकट आया था, 1991 में वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए तथा आर्थिक वृद्धि की उचित दर प्राप्त करने के लिए भारत ने अपनी आर्थिक सुधारों की योजना क्या की, शुरू की। वित्तीय संकट से बाहर निकलने तथा आर्थिक वृद्धि की उचित दर प्राप्त करने के लिए, यानी आर्थिक वृद्धि की उचित दर प्राप्त करने के लिए भारत ने आर्थिक सुधारों की क्या बनाई, योजना बनाई। अब बात करते हैं
लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इस अध्याय का, वैश्वीकरण का विरोध। यानी वैश्वीकरण का विरोध किन किन देशों ने या किन किन विचारधारा के लोगों ने किया। बात करते हैं वैश्वीकरण का विरोध। कामपंथी विचारधारा, जो कामपंथी विचारधारा रखने वाले लोग थे उनका कहना था, कामपंथी विचारधारा रखने वालों का कहना है कि वर्तमान में जो वैश्वीकरण की व्यवस्था है यह विश्वव्यापी पूंजीवादी की एक खास अवस्था है। यानी जो पूंजीवादी विचारधारा है उनकी एक क्या है, खास अवस्था है। कामपंथी विचारधारा रखने वालों का कहना है कि पूंजीवादी विचारधारा रखने वालों की ये क्या है, एक है अवस्था है जो अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को और गरीब बना रही है। यानी कामपंथी का कहना है कि ये पूंजीवादी विचारधारा रखने वालों की अवस्था है जिसमें जो पूंजीवादी लोग हैं यानी उनमें जो अमीर लोग हैं उनको क्या करेगी, और अधिक अमीर बनाने का कार्य करेगी, तथा गरीब लोग हैं उनको और अधिक गरीब बनाने का कार्य करेगी। राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की जो क्षमता है उसमें कमी आ रही है। यानी राज्य के क्या होगा, राज्य कमजोर होगा तो उसमें जो गरीब निवास करे उनके हितों की रक्षा कौन करेगा। जब राज्य खुद ही कमजोर होगा तो उसमें निवास करने वाले लोगों की रक्षा कौन करेगा। यानी राज्य के कमजोर होने से गरीबों के हितों की रक्षा करने की जो क्षमता है उसमें क्या आ रही है, कमी आ रही है। वैश्वीकरण विरोधी, जो वैश्वीकरण के विरोधी है उनका कहना है कि वैश्वीकरण को साम्राज्यवादी का एक रूप मानती है। यानी वैश्वीकरण है वो साम्राज्यवादी का ही क्या है, एक है रूप है। जो वैश्वीकरण विरोधी है उनका कहना है कि वैश्वीकरण साम्राज्यवादी का ही एक रूप है, यानी साम्राज्य विस्तार का ही एक क्या है, रूप है। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की 1999 में सिएटल नामक शहर में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहाँ बड़े पैमाने पर वैश्वीकरण का क्या हुआ, विरोध हुआ। सिएटल में विश्व व्यापार की एक मंत्री स्तरीय बैठक हुई जिसमें वैश्वीकरण का बड़े पैमाने पर क्या किया गया, विरोध किया गया। अब हम बात करते हैं नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। यानी नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक मंच है जिसे क्या बोलते हैं, विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम है। इसके तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी यानी जो मानवाधिकार की रक्षा करने वाले कार्यकर्ता है, मानवाधिकार को बचाने वाले लोग हैं, पर्यावरणवादी यानी पर्यावरण को बचाने वाले लोग हैं, मजदूर, युवा तथा महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर नव उदारवादी वैश्वीकरण का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। बात करते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे में हुई। यानी वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक है वो 2001 में ब्राजील के एक शहर है पोर्टो एलेग्रे में हुई। 2004 में WSF का मतलब होता है वर्ल्ड सोशल फोरम, यानी इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड सोशल फोरम। WSF की चौथी बैठक मुंबई में हुई। यानी इसकी चौथी बैठक है वो कहाँ हुई, भारत के मुंबई शहर में हुई, तथा मार्च 2018 में ब्राजील में इसकी बैठक है हुई। चलो साथियों, हमने अध्ययन किया है आज कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान के अध्याय 7 का, जिसका नाम था वैश्वीकरण, यानी प्रकरण था वैश्वीकरण, जिसमें हमने वैश्वीकरण के बारे में आसान और सटीक शब्दों में जानने का प्रयास किया। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, यानी जो हमारी पुस्तक थी विश्व राजनीति, वो उसमें अध्याय थे 1 से 7, वो सभी हमने कवर कर लिए है। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विश्व राजनीति के पार्ट 1 से लेकर 7 के जितने भी मतलब अति लघुरात्मक वन लाइनर क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।